कर आए हैं, उनसे आग्रह करते हैं उनका ताली बजाकर जोरदार स्वागत करिए। बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत धन्यवाद आजाद मनोज दिवाकर जी का, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी का। जय भीम। इतने कस के नारा लगाइएगा कि जो आपके गांव में मधुवादी लोग रह रहे हैं उनके कानों तक हमारे अम्बेडकरवाद की जय भीम का नारा उनके कानों तक पहुंचना चाहिए। जय भीम। बहुत धन्यवाद। अपनी वाली शुरू करने से पहले नमन तथा गौतम साहब को, जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना की थी। नमन संत के महाराज जी को, जिन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया था। नमन बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी को, जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया कि जिसकी दम पर आज हम लोग अपनी बातों को शासन प्रशासन के सामने रख सकते हैं। नमन एक ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया और बहुजन समाज में और खासकर बहुजन समाज से दलित समाज को 4 बार मुख्यमंत्री दिया, माननीय काशीराम साहब को। यहाँ बैठे हमारे माता बहने, बड़े भाई, छोटे भाई और हमारे साथ चलकर आ हुए हमारे बुजुर्ग भाई, छोटे भाई कौशल वाल्मीकि जी, कानपुर जिले के जिला संयोजक भाई राम गोपाल गौर जी हमारे साथ चल के आए हुए, कानपुर जिले की जिला महासचिव बहन राधा कुशवाहा जी हमारे साथ चल के आए हुए, हमारे भाई कारखानी कार्यकर्ता हमारे भाई मिलन भास्कर जी और मंच पर बैठे हुए जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मंच पर बैठे सभी मंचासीन लोगों का और सामने बैठे हमारे दादा, बड़े भाई, छोटे भाई, माता बहनों, सभी का दिल की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर कि वाकई में आप लोग जागरूक हैं। क्योंकि बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि अगर किसी देश का या किसी प्रदेश का या किसी जिले का या किसी ग्राम का अगर विकास देखना है तो ये देखिए कि वहां की महिलाएं कितनी विकसित है। तो ये महिलाओं की संख्या देखकर वाकई लग रहा है कि यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा विकसित है और आज के समय में आप जैसी महिलाओं की जरूरत हमारे संगठन को है जो घर से निकलकर लोगों को जागरूक कर सके। देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, बहुत से बताओ ये भी आप लोग बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, समय कम लूंगा मगर बहुत अच्छी चीजें आपको बता के रहूंगा। मेरा नाम आजाद मनोज दिवाकर है, मैं भीम आर्मी से कानपुर मंडल का कानपुर मंडल संयोजक हूँ, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और मेरा निवास कानपुर में कल्याणपुर में निवास है मेरा। और आप लोगों के बीच में मुझको बुलाया है मेरे भाई ने अरविंद वाल्मीकि जी ने, उनका भी मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी भारत एकता मिशन एक ऐसा संगठन है जो दलित पिछड़े शोषित वंचितों लोगों की अपनी बात सामने रखने के लिए और शासन प्रशासन को अपनी बात बताने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है, जिसके संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी हैं। उन्होंने एक ऐसा हमको संगठन बना के दिया है जिस संगठन के दम पे हम आज शासन प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। भीम आर्मी की स्थापना 21 जुलाई सन 2015 में हुई थी। अभी लेटेस्ट में सन 2020 में एक पार्टी का निर्माण हुआ है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम, जिसकी स्थापना सन 2020 में 15 मार्च को हुई थी। एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है भीम आर्मी ने, जिसकी उम्र अभी मात्र 2 साल हुई है और उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए हमें अपने कंधे से कंधा मिलाकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और बड़े भाई विनय रतन जी का साथ देना है। क्योंकि एक पेड़ जो लगा हुआ था, जो महात्मा काशीराम साहब एक पेड़ लगा के गए थे, वृक्ष लगा कर गए थे, जिनको हम लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के रूप में। आज आप लोग देख रहे हैं कि उस पार्टी की हालत क्या हो गई है। कोई भी छुट्टी नहीं है यहाँ पे, आप लोग जानते हैं कि उस पार्टी की हालत क्या हो गई है, क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस भी राजा ने सेनापति ब्राह्मण को बनाया है उसका वंश नाश भी हुआ है। तो उन्होंने भी अपना सेनापति सतीश चंद्र मित्र को बना लिया है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि बसपा की कुंडली निरंतर होती आ रही है। एक नया पेड़ लगा है, एक छोटा सा बच्चा हम लोगों के बीच में आया हुआ है 2 साल का, उसको पालिए, उसको खाद और पानी देकर इतना विशाल वृक्ष कर दीजिए कि जो लगा हुआ पुराना वृक्ष है वो अगर जब गिरे तो हम लोग उस वृक्ष के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें,
ये कर्तव्य केवल हमारा नहीं है, ये कर्तव्य आप लोगों का भी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है, ये आप लोगों की है। आने वाला समय बहुत ही खराब है, आप लोग समझ लीजिए। आज जो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनको अपनी बात बता रहे हैं, ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, केवल एक ही देवी था, एक ही देवता था, हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी, जिनकी दम पर आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आप लोगों को अपनी असलियत को पहचानना होगा, आप लोगों को अपनी असलियत को पहचानना होगा, बड़ी मजबूती के साथ भीम आर्मी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय अगर फिर से हम नहीं चेते तो आने वाले समय में हमको गुलामी की गर्दिश में धकेला जा रहा है, और आने वाले समय में फिर हमारे सामने आगे आंधी पीछे जानो फिर बात दी जाएगी। मनुवादियों ने पूरी परिकल्पना के साथ हमारे संविधान को खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल को दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कानपुर में आरएसएस का चीफ आया। मैं तो आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहता हूँ और खुले मंचों से कहता हूँ। उसका प्रमुख आया था मोहन भागवत, वो कह के गया था, उसने दिल्ली में भी कहा था कि दिल्ली में नए सदन की स्थापना चल रही है। गौर से सुनिएगा, दिल्ली में नए सदन की स्थापना चल रही है, नया सदन बनाया जा रहा है, और उस सदन में सन 2024 में आने वाले आगामी लोकसभा के चुनाव के बाद नए संविधान के साथ हम उस सदन में प्रवेश करेंगे। नया संविधान समझ रहे हैं आप क्या है? क्या आपको लगता है कि जिनसे हमारी लड़ाई है वो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे? कोई भी व्यक्ति यहाँ से खड़े होकर मजबूती से मुझे इस चीज का जवाब दे दे कि जिनसे मेरी लड़ाई चल रही है क्या वो मेरे हक अधिकारों की बात करेंगे? तो आप कैसा सोच सकते हैं कि उन्हें संविधान में हमारे अधिकारों के बारे में उन्होंने लिखा होगा? बिल्कुल नहीं लिखा होगा। आने वाला समय बहुत खराब है, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो जितने लोग यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं आपके बच्चे आप लोगों को पोसेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको पोसे? जवाब दीजिए, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे आपको पोसे? जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको ना पोसे, आपके मरने के बाद अगर आपको गालियां दे पोसे, ये कहे कि जब संविधान हमारा खतरे में था तो जिंदा होकर मरी लाशों की तरह क्यों बैठे थे? एक अकेले व्यक्ति ने, याद करिए, पूछे चले जाइए, एक अकेले व्यक्ति ने उस समय में कितना मनवाद था? उस तरह का मनवाद इतना था कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ ऐसे खिलवाड़ करते थे, बोलो जैसे वो लोग गुड़िया या मूर्ति के साथ कर रहे हैं, मूर्त के साथ कर रहे हैं, ऐसे वो लोग खिलवाड़ करते थे। जिसको चाहते थे बलि का बकरा बना लेते थे, जिस बहन बेटी के साथ चाहते थे उसकी इज्जत आबरू के साथ खेल लेते थे। तब एक महापुरुष वहां से निकला, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के रूप में। उस महापुरुष ने अकेले अपनी दम पर, उस समय जब समझिए मनवाद चरम सीमा पर था, अपनी दम पर उन्होंने मनवाद को खत्म करके, मनवाद के खिलाफ लड़ाई लड़के हमको एक संविधान दिया लिखकर, जिस संविधान के दम पर हम यहाँ बैठे हुए। आज बहुत से भाई बंधु हमारे यहाँ बैठे ये सोच रहे होंगे कि जो किया हमने किया है, जिंदगी में कभी भी बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार पाएंगे आप लोग, ना आप उतार पाएंगे, ना आपकी आने वाली पीढ़ी उतार पाएगी। ये मैं लिख के चैलेंज दे सकता हूँ। अगर जिसके अंदर भी इस चीज का वहम हो कि मैंने अपने दम पर किया है, तो ये नारा आपको से उतार दीजिए। अपनी दम से आप कुछ नहीं कर पाए, अपनी दम से आप कुछ नहीं कर पाए, अपने दम से आप आगे अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पा रहे हैं। आप उन्हीं मनुवादी प्रथाओं में आज भी जकड़े हुए हैं। आने वाले पिछले चूस में देख लीजिए आप, जो पीछे निकल के गया है, अभी महिलाएं हमारी जवाब नहीं दे पाएंगी। अभी जो पिछला निकल के गया है, गणेश चतुर्थी निकल के गई है, बहुत से लोग उसमें शामिल हुए होंगे। उसके बाद दुर्गा अष्टमी आई थी, क्या आया था, और आज आए बहुत सी महिलाएं बैठी है, उसमें व्रत रही होंगी। रही थी कि नहीं रही थी? अभी पिछला ही लेटेस्ट निकल के गया है, करवा चौथ का व्रत था। बहुत सी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। अरे भाई, अगर ये बताइए कि व्रत रखने से पति की उम्र अगर लंबी होती, तो आप ये बताइए कि जो जवान सरहद पे खड़ा है, क्या उनकी पत्नियां विधवा होती? वो भी तो व्रत रखती होंगी। तो आप ये समझिए कि जिस मनु प्रथा के खिलाफ हमारे वंशज लड़ते चले आए, हमारे महापुरुष लड़ते चले आए हैं, उनको ना याद करके आज हम उन प्रथाओं को, उन मनुवाद के व्रत में इतना
लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अपने आप को बदलने के लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, और शिक्षित बनने के लिए आपको अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। दूसरे के बाप को आप लोग बाप कह देते हैं। बहुत से हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो जाति को छुपा लेते हैं, दूसरे की जातों को अपने पीछे लगा लेते हैं। तो ये आप हमको नहीं गुमराह कर रहे हैं, ना ये आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह आप अपने आप को कर रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। संघर्ष करने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, और महिलाओं को तो खासकर अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो मर्द होता है उसको घर से बाहर जाना है, काम करना है, क्योंकि कुदरत ने हमको एक पेट भी दिया है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अपने घर के बच्चों का, अपने माँ बाप का पालन पोषण कैसे करेंगे। मगर महिलाएं जो होती है घर की, वो प्रथम शिक्षिका होती है। उन्हीं की शिक्षा से जो बच्चा छोटा होता है वही आगे जाके तरक्की करता है। सही कह रहा कि नहीं कह रहा? गलत कहूं तो मुझे तुरंत रोक कीजिएगा, और जब तक संतुष्ट नहीं कर जाऊंगा तब तक मंच छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो मैं आप घंटों ऐसे बोलता रहूंगा, थकूंगा नहीं। तो आप ये समझिए कि महिला ही घर की प्रथम शिक्षिका होती है, वही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का ज्ञान देती है। उसका जीता जाता है एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ। बाबा साहब की मूर्ति आपने यहाँ स्थापित कर दी है, ठीक है, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित कर दी है। आप इस मूर्ति में रोज आइए, रोज आकर पुष्पांजलि दीजिए। जो छोटा बच्चा उसको कुछ मत बताइए, और आपको देखकर अपने आप ऑटोमेटिक वो बाबा साहब के आने लगेगा और अपने आप पुष्पांजलि देने लगेगा। जब आप मंदिर जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा नहीं, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तो उसके अंदर भी तो जाएगा ना कि मेरी माँ आज आती है, लगता है यहाँ पर वो जाके खुशी मिलती है, वो अपने आप जाने लगेगा। तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो हमारी माता बहनों की है ना, कि हम उनको सही से शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर सारा काम मर्द ही करेगा तो माएँ क्या करेंगी? माएँ कहा गया ना कि घर की प्रथम शिक्षिका है, इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए जरूर, क्योंकि बिना शिक्षा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा ये खाएगा। तो आप लोग उस दूध को क्यों नहीं पी रहे हैं? हमारे संविधान को पढ़कर मनवाली लोग आज IAS PCS बने बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हुए हैं। मगर हमारा संविधान, हमारे खून ने जो संविधान हमको लिख के दिया है, हम उसके संविधान को ठुकरा कर मनवादियों की काल्पनिक चीजों को हम लोग अपने घर में ला के रखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं। काल्पनिक चीजों को मान रहे हैं हम अपने संविधान जो खून को मेरे खून ने लिखा है, हम उस खून के संविधान को नहीं मान रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये धोखा आप हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा कर रहे हैं। और धोखे के साथ साथ आप उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। आने वाले आगामी चुनाव में, अभी आपके यहाँ पार्षदी का भी चुनाव होगा, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा बहुत से बहरूपी आप लोगों के बीच में आएंगे। अभी जिला पंचायती का लेटेस्ट चुनाव निकला हुआ है, बहुत से बहरूपी आते हैं मनवाली लोग जो आपके पास आएंगे वोट के लिए। तो आप क्या कहते नहीं कि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता, मजबूरी में तो आपके पास आएंगे, आपके पैरों को भी छू लेंगे, आपके पैरों के नीचे पड़े रहेंगे, और आएंगे, आने के बाद घर में माताओं के लिए साड़ी लेकर आएंगे, जो पिताजी हैं तो भाई उनके लिए क्वार्टर भी लेके आएंगे। होता है कि नहीं होता है? और बाद में आपका एक वोट खरीद ले जाएंगे। जब आप अपना एक क्वार्टर एक साड़ी में जब वोट बेच देंगे तो 5 साल आपकी छाती पर बैठ के वो उनकी लाल बनेगा। क्या 5 साल आप उससे काम ले पाएंगे? फिर बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। जब 5 साल में आप उसके पास जिताने के बाद आप उससे काम लेने जाएंगे, जब आप उससे कहेंगे कि भैया सभासद जी या जिला पंचायत सदस्य जी हमारे यहाँ हैंडपंप खराब है, या हमारे यहाँ खंभा नहीं लगा है, लाइट लगवा दीजिए, तो आपको जवाब मालूम क्या देगा कि चाचा काम तो लेने चले आए हो, मगर चाची जब वो सामने चली आ रही, वो है साड़ी बहुत पहले हैं जो हम उनका चुनाव के समय दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे चेहरे पे एक कपड़ा लगा दिया है। इस तरह का कपड़ा, ये समाज बिकने वाला समाज है। उन्होंने कपड़ा लगा रखा है, ये समाज बिकने वाला समाज है,
एक कोई रोटी में बिक जाता है, कोई साल में बिक जाता है, कोई एक वक्त की रोटी में बिक जाता है। तो इस ट्रक को पहले निकाल के बाहर फेंकना है, इस ट्रक को बचाए तो बाहर निकाल के फेंकना है। जब तक इस ट्रक को बाहर नहीं निकाल के फेंकेंगे, उनकी नजरों में तब तक आप समाज बिकने वाले ही समाज कहलाएंगे। हमें उनकी नजरों में दिखाना